मेरी लड़ाई यहाँ के उम्मीदवारों से नहीं है, मेरी लड़ाई इस क्षेत्र के समस्या से है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। बिहार पंचायत चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 14 में। हमारे साथ हमारी दाहिनी तरफ हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ से जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार श्री ओम प्रकाश सिंह जी। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सिंह जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्षेत्र को चुना। इसके लिए हम अपने दर्शकों को सबसे पहले एक खास बात बता दें कि श्री सिंह जी हमारे सीनियर हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से। इन्होंने भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है और छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल करते हैं, वर्तमान परिदृश्य से हटकर छात्र राजनीति में और मुख्य धारा की राजनीति में कितना अंतर पाते हैं आप? नहीं, देखिए, मुख्य धारा की राजनीति में आने की पृष्ठभूमि छात्र राजनीति ही तय करता है जी। और जिस तरह से एक प्रशिक्षित शिक्षक ही विद्यालय में बच्चों को बढ़िया से पढ़ा सकता है जी, उसी तरह से छात्र राजनीति के पृष्ठभूमि से निकलकर आने वाला व्यक्ति ही राजनीति के बेसिक चीज़ों को समझ करके और राजनीतिक क्षेत्र में वो काम करता है। चलिए, दूसरा सवाल हमारा, आपने लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जिला परिषद सदस्य पद को ही क्यों चुना? पंचायत चुनाव में छोटे से बड़े तमाम पद होते हैं, तो फिर जिला परिषद सदस्य पद ही क्यों? नहीं, चूँकि अब आपने बतलाया कि मैं छात्र राजनीति से आया हूँ जी, और राजनीति के को आधार मानकर अगर अपने व्यक्तित्व को निखारना है जी, कहीं डिबेट करने का अगर कहीं मौका है तो वो जिला परिषद में ही है जी। बाकी आपको ग्राम पंचायत के स्तर पर बहुत अधिकारियों के बीच में काम नहीं करना पड़ता है जी। मुखिया का एक पंचायत सेवक हुआ, उसी से उसको काम कर लेना है। सरपंच का एक अपना विधिक सेवा से कोई व्यक्ति होता है, उसके साथ काम कर लेना होता है। लेकिन जिला परिषद एक ऐसा फोरम है जिसमें जिले के लगभग 26 विभागों के जिले के आला अधिकारी बैठते हैं और वहाँ पर जा कर के अपने क्षेत्र के समस्याओं को कहना पड़ता है। तो जिला परिषद का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग विधानसभा की ही तरह से है। तो इसलिए मैंने जो राजनीति अपनी शुरू की, उसके बाद मुझे जिला परिषद ही लगा कि जिला परिषद के माध्यम से अपनी बातें लोगों के बीच में रखनी चाहिए। ले काफ़ी सोच और समझ करके आपने जिला परिषद को चुना है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? जिस हिसाब से आमतौर पर दिखाया जाता है, लोग चुनाव में दिखाते हैं मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ये रही है, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में कौन सी वो राजनीति की लहर थी जिसने आपको राजनीति में जाने के लिए प्रेरित किया? मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई पॉलिटिशियन नहीं है जी। और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ये है कि मैं अकेले हूँ जी। और मेरे जन्म के पहले हमारे फादर स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उसके बाद भी विद्या अर्जन करने के बाद उसी समय राजनीति की एक ऐसी सोच बनी। उसका कारण ये था कि गोरखपुर पढ़ने के वजह से सूर्य प्रताप शाही भाजपा के एक नेता हुआ करते थे जिनके संपर्क में आया जी। फिर कल्याण सिंह जी के संपर्क में आने का मौका मिला। फिर जो अभी शिवराज सिंह चौहान जो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब मैं गोपालगंज में आया, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हुआ तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उमा जी के संपर्क में आने का मौका मिला। आडवाणी जी के भाषण में मुझे स्वागत भाषण करने का अवसर कसिया में मिला। अटल जी जब 13 दिन के प्रधानमंत्री थे उसके बाद आए थे तो उनके मंच से भी मुझे भाषण देने का अवसर मिला। तो अब एक विद्यार्थी जीवन में ही अब राजनीति की तरफ झुकाव हुआ। तो विद्यार्थी जीवन में ही तय करता है कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा। मैंने विद्यार्थी जीवन में ही तय कर लिया कि पढ़ाई लिखाई समाप्त करने के बाद मैं नौकरी की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं राजनीतिक क्षेत्र को ही चुनूंगा। और 1993 के बाद आज तक मैंने न कोई दुकानदारी की, न कोई ठेकेदारी की, न कोई व्यवसाय किया, न कोई रोजगार किया। अनवरत लोगों के बीच में पार्टी के संगठन के माध्यम से मैं काम करते रहा। जैसा कि आपने बताया कि छात्र जीवन में आपने निश्चय किया था, हर छात्र का एक सपना होता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा तो पुल बनाऊंगा या जेबें भरूंगा, ऐसे तमाम उद्देश्य होते हैं सबके। आपका उद्देश्य क्या था राजनीति में आने का? मैं चंद्रशेखर जी के भाजपा में राजनीति करने के बावजूद भी मैं चंद्रशेखर जी के विचारधारा से प्रभावित रहा जी। और एक दार्शनिक की अगर आप बात करिएगा
तो नेता और दार्शनिक के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। और जो दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कि दरिद्र में नारायण का स्वरूप उन्होंने देखा। मतलब जिस तरह से हम ईश्वर की पूजा करते हैं, अगर हम एक कमज़ोर व्यक्ति को अगर थोड़ा भी उसको अगर मदद कर दें, थोड़ा भी उसको अगर हेल्प कर दें, तो यह भगवान की पूजा से ये कम नहीं है। और मानवता का मानव अगर है, कोई हमारे बीच में है, कोई कमज़ोर है, कोई निरीह है, कोई निशक्त है, यदि हम उसकी थोड़ी भी सेवा कर देते हैं तो ये ईश्वर के सेवा से कम नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि यह एक माध्यम ऐसा है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को खुले रूप से रख सकते हैं। अगर नौकरी करते हैं तो एक सीमित दायरे के अंदर रह कर के अपनी बातें करते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में समाज के हर उन पहलुओं पर अपनी बातें मैं रख सकता हूं, जिसको समझता हूं कि इसका निस्तारण होना चाहिए, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। कितना होगा, क्योंकि जब तक धरती पर मानव रहेगा समस्याएं रहेंगी जी। तो इसलिए मैंने सोचा कि राजनीतिक क्षेत्र में चल करके और जहां से आत्मसंतुष्टि मिले, धन कमा लेना यह जीवन का कुछ लोगों का लक्ष्य होगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने धन को महत्व नहीं दिया। गांधी जब अफ्रीका से जब भारत आए, उस समय 1800 रुपया पर दिन की उनकी आमदनी थी। अगर 1915 के 1 रुपये को अगर बाज़ार में आप जाएं खरीदने के लिए, तो 1 रुपये का दाम आज आपको लगभग 900-800 रुपये के आसपास में पड़ेगा। तो 1000 रुपये के आसपास में मान लीजिए, तो मतलब गांधी की आमदनी उस समय 1400 रुपये थी। अगर शायद गांधी बैरिस्टर रहते तो देश के लोग कभी गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते, लेकिन गांधी ने उसको छोड़ करके गरीबों का सेवा करना शुरू किया, राष्ट्र को उत्थान की तरफ ले जाने का व्रत लिया, जिसका परिणाम हुआ कि आज गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से लोग जानते हैं। इस बार आप चुनाव में हैं, मुद्दे आपके क्या क्या हैं अपने क्षेत्र संख्या 14 के लिए? देखिए, मैं यहाँ से 2001 में भी जिला परिषद का मैं चुनाव जीता था जी। उसके बाद ये महिला सीट हो गया जी। फिर मैं फुलवरिया चला गया जी। फुलवरिया से भी मैं जिला परिषद का चुनाव जीता जी। फुलवरिया महिला सीट हो गया जी। और फिर उसके बाद मुझे ऊंचका गांव मैं पिछले बार आया, और पिछले बार 100 के आसपास में वोट से मैं चुनाव हार गया जी। और जिस समय चुनाव हारा, वो यहाँ से लगातार हारते आ रहे थे, तो पिछले बार एक सहानुभूति लोगों की थी और जिसके वजह से वो चुनाव जीत गए। अब जहाँ तक मुद्दों की आप बात करते हैं जी, तो मुद्दे तो लोगों की बहुत, अब मुद्दों को अगर गिनाया जाए तो मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन एक अदद कोई नेता नहीं है, मुद्दे को छोड़िए, जो अपने मतदाताओं से उनके दिल में समा कर उनसे बात कर सके, जो उनका सम्मान कर सके। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी छोटे बड़े, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, ये वो, इसको राजनीति का आधार मैंने माना ही नहीं। मैंने नेता किसी जात का नहीं होता है, नेता जमात का होता है जी। नेता के साथ सबकी, अब आज हम लोग दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, ये लोग जो वोट देने वाले हैं, ये जब वोट 3 नवंबर को देंगे तो इनके वोट का कीमत ये होगा कि कोई जिला परिषद बन के निकल जाएगा, कोई वार्ड बन के निकल जाएगा, कोई पंच बन के निकल जाएगा, कोई सरपंच बन के निकल जाएगा, कोई बीडीसी बन के निकल जाएगा। तो ये इनका जो महत्व है इनके वोट का, उस वोट का सम्मान हो सके। और जो क्षेत्र के हमारे मुद्दे हैं, जो कुछ माफिया टाइप के लोग, जैसे राशन की बात है, जो एक बहुत छोटी बात है, जितने पैसे आते हैं उन पैसों का बंदरबाट ग्राम पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक जो हो रहा है, जितना ईश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया है, उसको उस पर मैं अंकुश लगा सकूं, तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ किया। चूँकि आप हमारे सीनियर भी हैं विश्वविद्यालय में, आपने 2 कार्यकाल देखे 2 अलग अलग क्षेत्रों से। उन कार्यकालों में जो आपने विशेष कार्य किया हो अपने क्षेत्र के लिए, दोनों क्षेत्र के लिए, उसे हम जानना चाहेंगे। ये जो ऊंचका गांव का क्षेत्र संख्या 14 है जी। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से आगे जाइएगा तो एक बिरौठी एक गांव है जी। वहाँ से ले करके लगभग 2.5 किलोमीटर ऊंचका गांव प्रखंड मुख्यालय तक एक, उस समय 2001 में ये सारी सड़कें मिट्टीकरण ही थी जी। उसका मैंने खड़ंजा करवाया था।
आप चलिएगा, जब इसी मेन रोड पर आगे बढ़िएगा तो एक दवना पट्टी जगह है जो ब्रह्माइन गांव में जाती है, उस सड़क को हमने बनवाने का काम किया था। आप चलिएगा, यहाँ बगल में साखे पंचायत है, सुरवनिया से लेकर और साखे तक उसको मैंने खड़ंजा करवाने का काम किया था। आप बैरिया दुर्ग पंचायत में चलिएगा तो महुआ एक जगह है, महुआ से लेकर के और आपको ओझवलिया तक इसको पक्कीकरण कराने का काम किया था। आपको शामपुर में एक लड़के वहाँ पर अक्सर जाते हैं फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए, तो वहाँ पर सम विकास योजना की पहली किस्त आई थी, तो उसमें 15 लाख रुपया उस स्टेडियम के निर्माण के लिए मैंने उस समय दिया था। आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो पूरा उसका बाउंड्री हो गया है। तो काम करने के लिए ये मैं किसी भी क्षेत्र में अगर चला जाऊं, किसी पंचायत में अगर चला जाऊं, तो यहाँ पर हमारे पहले भी 3 जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, लेकिन शायद इस तरह से, इस मुखरता से, इस प्रभाव से कोई एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि वो इतना काम करवाया हो। इतने आपने अपने विकास के मुद्दे गिनवा दिए, जो आपने कार्य किया था। हाल फिलहाल 2 वर्ष से हमारा देश एक महामारी से गुजर रहा है। पहला लॉकडाउन जब लगा तो व्यापक तौर से पंचायतों में, क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल था। उस समय आपके क्षेत्र की क्या स्थिति थी और ओम प्रकाश सिंह क्या कर रहे थे? क्योंकि आप 2 क्षेत्रों से जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं और आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। हम जानना चाहेंगे उस समय में जनता के लिए आपने क्या किया? आज के परिवेश में कोई बातें छुपने वाली नहीं है जी, और सोशल मीडिया का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। जी, हमारे यहाँ एक सासा मुसामिल है जी, जो यहाँ के काफ़ी किसान हैं जिनका भुगतान वो रुके हुए हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो वो किसानों को भुगतान कर सके, इसके लिए चूँकि धरना प्रदर्शन रोड पर नहीं करना था, इसको लेकर के मैंने एक आंदोलन खड़ा किया सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैंने अपने घर पर धरना दिया। और आपको ताज्जुब होगा कि पूरे ज़िले में लगभग 112 जगहों पर जो किसान थे वो अपने गांव में बैठ करके और वो धरने पर सोशल मीडिया के सामने बैठ करके और उसको पूरा उसको फ्लैक्स करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा था इसमें जो राहत कोष उनका बना हुआ है उसमें अपने तरफ से 21,000 रुपया का मैंने उसमें डोनेशन दिया, योगदान किया। एक टीम मैंने बनाया था लगभग 15 गाँव में, उसमें एक मेरा भी अपना गाँव। मैंने उन युवकों से ये कहा था कि आप एक चीज़ देखिए, समस्याएं बहुत हैं, हमारे पास सीमित संसाधन है। हमारे गांव में, आपके गांव में कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर भूखे सोता है, काम नहीं करने के वजह से अगर उसको भोजन नहीं मिलता है, तो वैसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनको जो भी आप मदद कर सकते हैं आप करने का काम करिएगा। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे इस पहल के माध्यम से लगभग 150 परिवारों को उनको पूरे लॉकडाउन तक का अनाज का व्यवस्था हम लोगों ने किया था। चलिए, काफ़ी बड़ी बात है। यदि कोई व्यक्ति भूखे पेट सो रहा है उसे रोकना, हम पहले भी कहते हैं, तमाम लोगों ने जब ऐसी बातें कही थी तो, कि ये काफ़ी बड़ी बात होती है। हम चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि आप चुनाव मैदान में हैं, आपके सामने कई प्रतिद्वंदी भी होंगे, उन्हें आप किस रूप में देखते हैं? पहली बात तो ये कि जितने भी लोग चुनाव लड़ने वाले हैं जी, उसमें आप पूरे क्षेत्र में घूमिएगा, ये सब लोग चुनाव में ही आते हैं जी, और चुनाव बीत जाएगा उसके बाद फिर ये लोग 5 साल तक लोगों को दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि कोई भी एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा व्यक्ति शादी में, विवाह में, जीने में, मरने में, लड़के अगर हमको किसी स्पोर्ट्स के ग्राउंड में बुला दें या किसी कॉलेज में कोई कार्यक्रम हो, हमेशा आदमी उसके लिए सक्रिय रहता है। और मेरी लड़ाई यहाँ के उम्मीदवारों से नहीं है, मेरी लड़ाई इस क्षेत्र के समस्या से है। और लोग भी लगभग मन बना चुके हैं, क्योंकि जो भी लोग लड़ रहे हैं, कोई ऐसा है जो माफिया है, रुपया कमा लिया है और सोच रहा है कि चलते हैं और रुपये के बल पर चुनाव लड़ लेंगे। कहीं मंदिर है उसमें 20,000 रुपया डोनेशन दे दिया,
कहीं कोई मस्जिद है उसमें दे दिया। उनके वोट का आधार यही है। 5 साल तक वो कभी किसी के दुख सुख में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं, वो चाहे जगन्नाथा का व्यक्ति हो, चाहे ऊंचका गांव का व्यक्ति हो, चाहे वो बैरियाँ लखना बैरियाँ का व्यक्ति हो, चाहे बिरोवट का व्यक्ति हो, चाहे मथौली का व्यक्ति हो, चाहे शामपुर का व्यक्ति हो, चाहे नरकटिया, दईबाता, परसौनी खास, नवादा परसौनी, हरपुर, साखे रामदास, कहीं का कोई भी व्यक्ति हो, 12 बजे रात में भी अगर ओम प्रकाश सिंह को फ़ोन करता है कि ओम प्रकाश भैया गोपालगंज में ये बात है, आप क्षेत्र में कहीं घूम लीजिएगा, ये दावा के साथ मैं कह रहा हूँ, आप कहीं भी घूम लीजिएगा और लोगों से पूछिएगा तो लोग ये बात आपको ज़रूर बोलेंगे कि नहीं, ओम प्रकाश जी कभी भी याद किया जाता है तो ओम प्रकाश जी आते हैं। तो फिर मेरी लड़ाई किससे होगी? हमारी लड़ाई तो लोग लड़ रहे हैं। चलिए, हालांकि जात धर्म और संप्रदाय पर आधारित एक प्रश्न हमारा रहता है उम्मीदवारों से, लेकिन आपने उसका जवाब बहुत संतुलित शब्दों में यहीं दे दिया। हम जानना चाहेंगे कि यदि जनता आपको इस बार मौका देती है तो वो कौन से कार्य होंगे जो ओम प्रकाश सिंह की प्राथमिकता में शामिल होंगे, जो सबसे पहले निपटाए जाएंगे क्षेत्र संख्या 14 में? देखिए, मेरा एक कंसेप्ट है जी। एक हमारे क्षेत्र में एक जगह है, आपको परसौनी खास में, परसौनी खास और हरपुर पंचायत के बीच में एक राजघाट जगह है जी। और दोनों ही पंचायतों में काफ़ी मतलब मुसहर जाति के भी लोगों की काफ़ी आबादी है, नुनिया जाति के लोगों की काफ़ी आबादी है, गोंड जाति के लोगों की काफ़ी, मतलब जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी काफ़ी आबादी है। और मेरे दिमाग में एक बात है कि अगर मुझे अवसर मिला तो आपको भी आश्चर्य लगेगा कि सब लोग जीने की बात करते हैं, मैं वहाँ पर एक विद्युत सौदाह गृह बनाना चाहता हूँ, जो दाहा नदी के सामने वो होता है। एक गरीब के परिवार का अगर कोई मरता है तो उसका शव जलाने के लिए उसको हज़ारों रुपए का खर्च उठाना पड़ता है। बहुत परिवार ऐसे होते हैं जो उसका वहन भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ है कि अगर मुझे अवसर मिले तो वहाँ पर एक सौदाह गृह बनवाने का प्रयास करूं। यहाँ पर काफ़ी किसान हैं जिनके काफ़ी बकाया पैसे आपको सासा मूसा मिल में आज भी पड़े हुए हैं। मैं कितना सफल हो सकता हूं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे ईश्वर ने जितना सामर्थ्य दिया है उसका मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे क्षेत्र के आपको लखना बैरियाँ से लेकर के और आपको पकड़ी श्रीकांत से लेकर सना होना के बीच में ये जितने लोग गन्ना बोते हैं जिनके पैसे अभी भी मिल में बंद हैं, मिल में बाकी हैं, उसके लिए आंदोलन करके लड़ के झगड़ के क्या हो सकता है उसके माध्यम से समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपके क्षेत्र की जनता भी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस एक बात कहूँगा कि आपका जो वोट है जी, वो बहुत मूल्यवान है। एक मोटरसाइकिल की कीमत है, एक कार की कीमत है, एक मकान बना रहे हैं उसकी कीमत है, मर्सिडीज़ की कीमत है, ट्रक का कीमत है, बस का कीमत है, लेकिन आपके मत का कोई कीमत नहीं है। वो बहुमूल्य वोट है, उसका कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। इसलिए वो वोट जो इतना कीमती है, उस वोट को दारू शराब पर रुपए 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, इस पर आप मत बेचिए। अपने स्वाभिमान को जिंदा रख करके आप वोटिंग करने के लिए जाइए और अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता रख करके वोट दीजिए। आप पैसे वालों पर और माफियाओं के आधार पर, उनके रुपए पैसे के आधार पर आप मतदान मत करिए। अपने क्षेत्र के हितों को ध्यान में रख करके आप मतदान करिए। यही मैं यहाँ के सम्मानित मतदाताओं से मैं प्रयास करूँगा, प्रार्थना करूँगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार के गोपालगंज जिले के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 14 से जिला परिषद सदस्य रह चुके, 2001 में जिला परिषद उपाध्यक्ष और बाद में 2002 से 2006 तक जिला परिषद अध्यक्ष रहे, गोरखपुर विश्वविद्यालय के हमारे सीनियर और वर्तमान में क्षेत्र संख्या 14 से जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार श्री ओम प्रकाश सिंह जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।